नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे हुए घोषित। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को केंद्र सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। पूर्व पीएम महबूबा मुफ्ती को शहीद दिवस पर किया गया नजरबंद। उड़ीसा गवर्नर के बेटे के खिलाफ मारपीट का मामला हुआ दर्ज। नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने देरी से क्यों दिया हल्फनामा। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में रतन भंडार को खोलने का हुआ फैसला। भाजपा ने 16 साल बाद तोड़ा अमरवाड़ा में अपनी हार का रिकॉर्ड। 1 साल बाद जेल से रिहा हो सकते हैं पूर्व पाक पीएम इमरान खान। अनंत और राधिका की शादी पर आया वर्ल्ड मीडिया का रिएक्शन। टेस्ला चीफ एलन मस्क ने क्यों दिया डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी को चंदा। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश और बिहार समेत 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। सभी सीटों पर 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी। इनमें से कांग्रेस ने 4, टीएमसी ने 4, भाजपा ने 2, आम आदमी पार्टी, डीएमके और निर्दलीय ने 1-1 सीटें जीती है। बता दें कि इन 13 सीटों में भाजपा के पास 3 सीटें थी, कांग्रेस के पास 2, टीएमसी के पास 1, जेडीयू के पास 1, आप के पास 1, डीएमके के पास 1, बीएसपी के पास 1 और निर्दलीय के पास 3 सीटें थी। अब इस उपचुनाव में भाजपा को 2, कांग्रेस को 4, टीएमसी को 4, आम आदमी पार्टी को 1, डीएमके को 1, बीएसपी को कोई सीट नहीं और निर्दलीय को 1 सीट मिली है। वहीं इसका मतलब है कि भाजपा को 1 और उसके सहयोगी जेडीयू को 1 सीट का नुकसान हुआ है। कांग्रेस को 2 और टीएमसी को 3 सीटों का फायदा हुआ है। हिमाचल में भाजपा में शामिल हुए 3 में से 1 निर्दलीय ही चुनाव जीत पाए हैं, बाकी 2 हार गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एनडीए ब्लॉक में 13 में से 11 सीटों पर भाजपा और 2 अन्य पर जेडीयू पीएमके ने चुनाव लड़ा था। इनमें भाजपा मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा और हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट जीत पाई है। जेडीयू बिहार के रूपोली और पीएमके तमिलनाडु की विक्रवांडी सीट हार गई है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अपील है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आइए अब देखते हैं आगे खबरें। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की प्रशासनिक शक्तियां बढ़ा दी है। दिल्ली की तरह अब जम्मू कश्मीर में भी राज्य सरकार एलजी की मंजूरी के बिना अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफर नहीं कर सकेगी। बता दें कि गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 55 के तहत बदले हुए नियमों को नोटिफाई किया है, जिसमें एलजी को ज्यादा ताकत देने वाली धाराएं जोड़ी गई है। अब से उपराज्यपाल के पास पुलिस, कानून व्यवस्था और ऑल इंडिया सर्विसेज से जुड़े मामलों में ज्यादा अधिकार होंगे। वहीं न्यूज एजेंसी एएनआई ने बाद में सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि केंद्र सरकार ने सिर्फ व्यापार नियमों में लेन देन में संशोधन किया गया है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में बाकी चीजों का जिक्र पहले से ही था। हालांकि एजेंसी ने गृह मंत्रालय को नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें पहले के प्रावधान और 12 जुलाई को किए गए बदलावों के बीच स्पष्ट अंतर की जानकारी नहीं दी गई है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जम्मू कश्मीर में इसी साल सितंबर तक विधानसभा चुनाव होने हैं। ताजा फैसले के बाद राज्य में किसी की भी सरकार बने, लेकिन अहम फैसले लेने की शक्तियां एलजी के पास ही होंगी। आइए देखते हैं अगली खबर। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने शहीद दिवस के दिन के उनके घर में नजरबंद किए जाने का दावा किया है। महबूबा ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर अपने घर के गेट पर लगे ताले की तस्वीर शेयर करते हुए दी है, जिसमें उनका कहना है कि उन्हें खिंबर में उनके घर पर नजरबंद किया गया है। वहीं महबूबा के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी शहीद दिवस मनाने पर लगी रोक को प्रशासन की ज्यादती बताया है। महबूबा मुफ्ती ने अपने पोस्ट में लिखती हैं कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर 2 हिस्सों में बांटकर खंडित कर दिया गया था। वह सब कुछ छीन लिया गया जो हमारे लिए पवित्र था। वे हमारे इतिहास को मिटाना चाहते हैं, लेकिन इस तरह के हमले हमारे अधिकार और सम्मान की लड़ाई जारी रखने के संकल्प को और मजबूत करेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि 13 जुलाई के दिन साल 1931 में राजा हरि सिंह की डोगरा सेना की गोलियों से 22 कश्मीरी शहीद हुए थे। इन्हीं कश्मीरियों की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है। इसमें लोग शहीदों को श्रद्धांजलि देने कब्रिस्तान भी जाते हैं। हालांकि इस साल कोई समारोह आयोजित नहीं किया गया। कश्मीर के लोगों को किसी भी तरह के आयोजन से रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने कई तरह के प्रतिबंध लागू किए थे। आइए देखते हैं अगली खबर। ओडिशा के राजभवन में एक कर्मचारी ने राज्यपाल रघुबर दास के बेटे ललित कुमार और उनके साथियों पर मारपीट के आरोप में शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत में कर्मचारी का आरोप है कि उसने ललित को स्टेशन लेने के लिए कार नहीं भेजी थी। इससे नाराज ललित ने अपने साथियों के साथ मिलकर राजभवन में उनकी लात और घूंसों से पिटाई कर दी। इसमें उन्होंने दावा किया कि उन्होंने भागकर छिपने की कोशिश भी की, लेकिन सुरक्षा अधिकारियों ने उन्हें ढूंढ लिया। इसके बाद उन्हें एक कमरे में ले जाया गया, जहां ललित ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनकी पिटाई की, जिसके चलते शिकायतकर्ता बैकुंठ प्रधान ने 10 जुलाई को राज्यपाल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लिखित शिकायत सौंपी थी। वहीं अपनी सफाई में बैकुंठ प्रधान ने कहा कि वे उस समय ओडिशा राजभवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे की तैयारियों की निगरानी में जुटे हुए थे। आइए देखते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने नीट मामले में सीबीआई के हल्फनामे को स्वीकार कर लिया है। दरअसल नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स से 10 जुलाई शाम 5 बजे तक रिपोर्ट मांगी थी। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई ने 11 जुलाई को कोर्ट में हल्फनामा जमा किया था। तब रजिस्ट्री ने कहा था कि तय समय से देरी के बाद हल्फनामा जारी करने को लेकर कोर्ट से चर्चा करें। हालांकि बेंच के जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा
कहा कि उनके पास सीबीआई की रिपोर्ट जमा करने की जानकारी पहले से है। बता दें कि नीट मामले में गड़बड़ी को लेकर 38 याचिकाओं पर अगली सुनवाई अब 18 जुलाई को होगी। चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि कोर्ट के 8 जुलाई के निर्देश के जवाब में केंद्र और एनटीए ने अपने हल्फनामे दायर कर दिए हैं। हालांकि बेंच ने ये पाया है कि कुछ याचिकाकर्ताओं को अभी तक केंद्र और एनटीए के हल्फनामे नहीं मिल पाए हैं, जिसके चलते कोर्ट ने अगली तारीख का ऐलान किया था। आइए देखते हैं अगली खबर। ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर के रतन भंडार को फिर से खोलने के बारे में आज राज्य सरकार फैसला लेगी। मंदिर का खजाना आखिरी बार 46 साल पहले साल 1978 में खोला गया था। इसे फिर से खोलने का मुद्दा लोकसभा और ओडिशा के विधानसभा चुनाव के दौरान एक मुख्य राजनीतिक मुद्दा बना था। वहीं भाजपा ने राज्य में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था कि अगर ओडिशा में भाजपा की सरकार बनती है तो 12वीं सदी के मंदिर के खजाने को खोला जाएगा ताकि उसका लेखा जोखा तैयार किया जा सके। जानकारी के लिए बता दें कि पुरी में भगवान जगन्नाथ के मंदिर का प्रबंधन राज्य सरकार के कानून विभाग के अधीन है। मंदिर की प्रबंधन समिति ने ओडिशा हाईकोर्ट के पूर्व जज विश्वनाथ रथ की अध्यक्षता वाले उच्च स्तरीय पैनल के प्रस्तावों को स्वीकृति दी है। वहीं एसओपीज में कुछ बदलाव किए गए हैं और इसे सरकार की मंजूरी के लिए भेजा गया है। वहीं राज्य सरकार की गठित इस 16 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति ने मंदिर के रतन भंडार की जांच और वहां रखे आभूषणों और कीमती सामान का लेखा जोखा तैयार करने के लिए खजाने को आज यानी 14 जुलाई को खोलने की सिफारिश की थी। आइए देखते हैं अगली खबर। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने 16 साल बाद जीत दर्ज की है। बता दें कि साल 2008 के विधानसभा चुनाव में अमरवाड़ा से भाजपा के प्रेम नारायण ठाकुर ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने गोंगपा के मनमोहन शाह बट्टी को मात्र 437 वोट से हराया था। उसके बाद आज उपचुनाव में भाजपा कैंडिडेट कमलेश शाह ने 3027 वोटों से जीत दर्ज की है। आज शनिवार को पीजी कॉलेज में हुई काउंटिंग में काफी उलटफेर होते रहे। पहले 3 राउंड तक भाजपा आगे रही, फिर उतार चढ़ाव के साथ 17वें राउंड तक कांग्रेस के धीरज शाह लीड बनाए हुए थे, लेकिन आखिरी के 3 राउंड में भाजपा को लगातार बढ़त मिली। वहीं कांग्रेस ने 2 राउंड में काउंटिंग की गड़बड़ी की आशंका जताई है। कांग्रेस समर्थकों ने रिकाउंटिंग की मांग की है। कांग्रेस प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह ने भी रिकाउंटिंग कराने के लिए लिखित मांग की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में 10 जुलाई को 332 मतदान केंद्रों पर वोटिंग के लिए 17 टेबल लगाई गई थी। पोस्टल बैलेट की गिनती के लिए 4 टेबलें लगी है। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की गई। यहाँ एक सीट के लिए कुल 9 प्रत्याशी मैदान में थे। आइए देखते हैं अगली खबर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल से बाहर आ सकते हैं। इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी दोनों को इद्दत केस अर्थात फर्जी निकाह मामले में रिहा कर दिया गया है। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आज शनिवार को आदेश दिए हैं, अगर इमरान खान और बुशरा बीवी किसी और मामले में वांटेड नहीं है तो उन्हें तुरंत जेल से रिहा किया जाए। इमरान खान और उनकी पत्नी को फरवरी में फर्जी निकाह मामले में 7 साल की जेल और दोनों पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। वहीं बता दें कि खान को पिछले साल 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अल कादिर ट्रस्ट केस में गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी पाकिस्तानी रेंजर्स ने की थी। अब इस्लामाबाद कोर्ट के फैसले को इमरान खान की पार्टी पीटीआई के चेयरमैन गौहर खान ने देश की जीत बताया है। उन्होंने बताया है कि मेरी आज आदियाला जेल में उनसे मुलाकात हुई है और खान इस फैसले से काफी खुश हैं। जानकारी के लिए बता दें कि बुशरा बीवी के पूर्व पति खावर फरीद मनेका ने बुशरा और इमरान के खिलाफ इद्दत की अवधि के दौरान शादी का अनुबंध करने का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में उन्हें 3 फरवरी को दोषी ठहराया गया था। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी को 7 साल की सजा और 5 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना लगाया गया था। आइए देखते हैं अगली खबर। मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में 12 जुलाई की रात दुनिया के 10वें सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी ने अपने बेटे की शादी की है। इस शादी में ब्रिटेन के 2 पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, टोनी ब्लेयर समेत कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई थी। वहीं महीनों से चल रही इस शादी की जितनी चर्चा भारत में हुई उतनी ही चर्चा विदेश में भी रही। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक के मीडिया घरानों ने शादी में हुए खर्च पर हैरानी जताई है। अंबानी परिवार की शादी पर अमेरिकी मीडिया हाउस न्यूयॉर्क टाइम ने भारत में आर्थिक असमानता पर सवाल उठाए हैं। न्यूयॉर्क टाइम ने लिखा, साल भर तक चली शादी में दिखाई गई अमीरी ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है। वहीं ब्रिटेन के मीडिया हाउस बीबीसी ने लिखा है कि मुकेश अंबानी दुनिया के 10वें सबसे अमीर आदमी है। फोर्ब्स के मुताबिक उनकी संपत्ति $115 बिलियन है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि वे अपने बेटे की शादी में कितना खर्च करने वाले हैं। वहीं इसके बाद कतर के मीडिया हाउस अल जजीरा ने लिखा है कि अंबानी की शादी में हद से ज्यादा पैसा खर्च किया गया है। मीडिया हाउस ने शादी के 2 पक्ष पेश किए हैं। एक में रिलायंस के अधिकारी के हवाले से लिखा है कि ये शादी भारत के बढ़ते इकोनॉमिक रुतबे को दिखाती है। वहीं दूसरे में विपक्ष की बात रखी है, जिसमें केरल के नेता थॉमस इशाक के हवाले से शादी पर किए गए खर्च को गरीबों और धरती पर किया गया पाप बताया गया है। वहीं शादी पर CNN ने लिखा है कि अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का वैवाहिक समारोह 29 दिसंबर को शुरू हुआ था, जो जुलाई में भी जारी है। भारत में शादी समारोह का कई दिनों तक चलना आम बात है, लेकिन 7 महीने तक चलने वाली शादी शायद ही कभी देखी या सुनी गई हो। CNN ने अपनी रिपोर्ट में 29 दिसंबर को हुई सगाई से लेकर 12 जुलाई की शादी तक हुए हर एक इवेंट के बारे में बताया है। और इसके बाद ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने अंबानी परिवार की तुलना ब्रिटेन के शाही परिवार से की है। विंडसर ब्रिटेन के शाही परिवार का अंतिम नाम है। ये नाम शाही निवास के नाम पर रखा गया है। द गार्जियन ने लिखा है, अंबानी वेडिंग्स आफ्टर मंथ्स ऑफ सेलिब्रेशंस, विंडसर ऑफ इंडिया फाइनली सेट टू मैरी। आइए देखते हैं अगली खबर। दुनिया के सबसे रईस शख्स एलोन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी एक
पॉलिटिकल ग्रुप अमेरिकन PAC को चंदा दिया है। ये ग्रुप अमेरिकी राष्ट्रपति की कैंपेनिंग से जुड़ा काम करती है। यह दावा ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में किया गया है। हालांकि अमेरिकन PAC को कितना चंदा मिला है इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, मगर ऐसा माना जा रहा है कि यह एक बड़ी रकम हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकन PAC 15 जुलाई को डोनेशन देने वालों के नामों का खुलासा करेगी। गौरतलब है कि कुछ ही महीने पहले एलोन मस्क ने कहा था कि वे ट्रंप और बाइडेन दोनों में से किसी को भी चंदा नहीं देंगे। दरअसल 2 मार्च को ट्रंप ने एलन मस्क और रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े कई अन्य अमीर दानदाताओं के साथ बैठक की थी, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर लीक हो गई थी। वहीं इस मीटिंग के बाद ये दावा किया जाने लगा था कि ट्रंप ने मस्क से राष्ट्रपति चुनाव की कैंपेनिंग के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट मांगी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका में इस साल 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन और रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुकाबला होने की सबसे अधिक संभावना है। दोनों ही नेता दूसरी बार राष्ट्रपति पद की दावेदारी पेश करेंगे। हालांकि डेमोक्रेटिक पार्टी में राष्ट्रपति बाइडेन की दावेदारी को लेकर सियासत तेज हो गई है। ये थी आज की बड़ी खबरें। आप देख रहे थे दैनिक रेडियो। नमस्कार, धन्यवाद।